दस्तूर के मुताबिक फाइनेंस कमीशन को यूनियन टेरिटरीज को कंसिडर करना ज़रूरी नहीं है। यूटीज़ को सीधा सेंटर के साथ जोड़ दिया जाता है, लेकिन जम्मू और कश्मीर का मामला हमेशा की तरह अलग और पेचीदा है। इससे ये भी समझ आता है कि यूनियन की नीयत स्टेटहुड की बहाली के हवाले से क्या है। लोकल तरक्की कॉन्स्टिट्यूशनल पहचान के बदले नहीं हो सकती। अगर जम्मू और कश्मीर, जो कि एक यूटी है लेकिन उसके पास अपनी लेजिस्लेचर और अलग कानूनी मैंडेट है, उसे फाइनेंस कमीशन के सामने रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता, तो दिल्ली और पुडुचेरी जैसे दूसरे यूटीज़ को क्या पैगाम मिलता है। आज जब JNK का सियासी मुस्तकबिल मुल्क भर में बहस का मुद्दा है, उसका माली स्टेटस भी एक इम्तिहान है। क्या उसे एक ऐसे यूटी की तरह ट्रीट किया जाएगा जो सिर्फ मदद का मोहताज है, या फिर एक डी फैक्टो स्टेट की तरह जो अपने हक का हिस्सा मांग सकता है। नाज़रीन, JNK के लिए इंतज़ार सिर्फ पैसों का नहीं, पहचान का है। ये कश्मीर रिपोर्ट है। आप सब नाजरीन का खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान उमायमा ऋषि। नाजरीन, 16th फाइनेंस कमीशन, जो कि डॉक्टर अरविंद पन्नगारिया की सरबराही में है, वो अक्टूबर 2025 तक अपनी रिकमेंडेशंस तैयार करके सौंप देगा। इन रिकमेंडेशंस पर अमल अप्रैल 2026 से अगले 5 साल के लिए शुरू हो जाएगा। लेकिन एक इलाका है जो अब तक न देखा गया न उसकी सुनवाई हुई। जी, मैं बात कर रही हूँ जम्मू और कश्मीर की। दस्तूर के मुताबिक फाइनेंस कमीशन को यूनियन टेरिटरीज को कंसिडर करना ज़रूरी नहीं है। यूटीज़ को सीधा सेंटर के साथ जोड़ दिया जाता है, लेकिन जम्मू और कश्मीर का मामला हमेशा की तरह अलग और पेचीदा है। जम्मू और कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के तहत जब JNK को यूटी बनाया गया, तो उसमें लिखा गया कि नेट टैक्स प्रोसीड्स की तकसीम में JNK को एक स्टेट की तरह ट्रीट किया जाएगा। सेक्शन 83 सब सेक्शन 1 के मुताबिक कमीशन को इसे एक खास केस के तौर पर देखना है और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रेफरेंस पर फाइनेंस कमीशन अपनी टर्म्स ऑफ रेफरेंस में जम्मू और कश्मीर को शामिल करे और उसके लिए अवार्ड तैयार करे। अभी तक चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या यूनियन गवर्नमेंट, दोनों तरफ से ये ओमिशन सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव भूल नहीं है, बल्कि ये दस्तूरी, कानूनी और सियासी सवालात उठाता है जो इंडिया की फेडरल स्ट्रक्चर के बुनियादी मसाइल हैं। सबसे अहम बात यह है कि इससे ये भी समझ आता है कि यूनियन की नीयत स्टेटहुड की बहाली के हवाले से क्या है। फाइनेंस कमीशन एक दस्तूरी इदारा है जो आर्टिकल 280 के तहत बनाया गया है। इसका काम है कि सेंटर और स्टेट्स के दरमियान टैक्स की तकसीम की रिकमेंडेशन करे। यूनियन टेरिटरीज आम तौर पर इन फंड्स के मुस्तहिक नहीं होते। उनकी ज़रूरत मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से ग्रांट्स की सूरत में पूरी होती है। लेकिन जम्मू और कश्मीर का केस कानूनी तौर पर अलग है। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के सेक्शन 83 सब सेक्शन 1 के मुताबिक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ये ज़रूरी है कि वो JNK को फाइनेंस कमीशन के सामने पेश करे और इंश्योर करे कि उसे एक स्टेट की तरह फंड्स मिले। इस क्लॉज ने JNK को एक यूनिक कैटेगरी दी है, एक यूनियन टेरिटरी जो माली तौर पर स्टेट की तरह ट्रीट होगी। ये एक छोटा मगर अहम कानूनी रास्ता है जो स्टेटहुड की तरफ इशारा करता है, सिर्फ सियासी वादा नहीं बल्कि दस्तूरी तौर पर भी। इस वाज़ेह डायरेक्टिव के बावजूद 15th फाइनेंस कमीशन ने जम्मू और कश्मीर का विजिट नहीं किया। अपने इंटरिम रिपोर्ट 2020 से 21 में कमीशन ने JNK और लद्दाख के लिए डिविजिबल टैक्स पूल का एक % हिस्सा ज़रूरी रखा, लेकिन ये सिर्फ एक लिमिटेड जेस्चर था। JNK के लिए कोई लंबी मुद्दत का अवार्ड नहीं दिया गया जो उसे दस्तूरी बराबरी देता। अब जब 16th फाइनेंस कमीशन काम कर रहा है, ये सिलसिला जारी है। ना कोई फॉर्मल मुलाकात, ना विजिट, ना ही कोई अलग रवैया। पार्लियामेंट का पास किया हुआ एक्ट अब भी लागू है। ये इदारती लापरवाही सिर्फ एक टेक्निकल मसला नहीं है, बल्कि इसके असरात असल ज़िंदगी पर हैं। रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अफसरान के मुताबिक फाइनेंस कमीशन ग्रांट्स न मिलने की वजह से पंचायत लेवल पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन पर बुरा असर पड़ा है। 2024 में यूनियन टेरिटरीज की फाइनेंस कमीशन ने श्रीनगर में मीटिंग्स की, लेकिन वो सिर्फ लोकल गवर्नमेंट्स पर थी, नेशनल रिसोर्सेज शेयरिंग पर नहीं। ये फ़र्क बहुत अहम है। लोकल तरक्की
कॉन्स्टिट्यूशनल पहचान के बदले नहीं हो सकती। जम्मू और कश्मीर को माली वसाइल की तकसीम में 2019 के बाद बहुत बड़ा तब्दीली का सामना करना पड़ा है। पहले जब ये एक रियासत थी और आर्टिकल 370 के तहत खास स्टेटस रखती थी तो उसे अपने अलग पब्लिक फाइनेंस एक्ट के तहत काम करने की इजाज़त थी और मरकज़ी हुकूमत से ज़्यादातर ग्रांट्स की सूरत में मदद मिलती थी, कर्ज़ की सूरत में नहीं। स्पेशल कैटेगरी स्टेट होने की वजह से JNK को आम तौर पर 90% मरकज़ी मदद ग्रांट की सूरत में मिलती थी, जो कि उसके सियासी और तरक्याती मसाइल को मद्देनज़र रखकर दी जाती थी। 10th से 14th फाइनेंस कमीशन तक मरकज़ ने JNK को खास ग्रांट्स दी, उसके तनाव, कुदरती असरात और कमज़ोर इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए। मोहब्बत वही जो दिल से हो, इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। दिल से बनी हर चीज पुश्तों तक चलती है, इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है, ताकि आप जो कुछ भी बनाएं दिल से बनाएं। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। 14th फाइनेंस कमीशन ने JNK को सेंट्रल टैक्सेस का 1.856% हिस्सा दिया था, जो दूसरे स्टेट से ज़्यादा था, और साथ ही स्टेट्स को मिलने वाली सेंट्रल टैक्सेस की तकसीम 32% से बढ़ाकर 42% कर दी थी, जिससे JNK अपने तरक्याती मंसूबों को ज़्यादा आज़ादी से के साथ चला सकता था। लेकिन 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद सब कुछ बदल गया। अब JNK स्टेट नहीं रहा, इसलिए उसका सेंट्रल टैक्सेस के डिविजिबल पूल में स्टैट्यूटरी हिस्सा ख़त्म हो गया। अब उसे मरकज़ी मदद ग्रांट्स की सूरत में मिलती हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के ज़रिए डायरेक्ट कंट्रोल में है, बिल्कुल दूसरे यूनियन टेरिटरीज़ की तरह। इससे पहले भी JNK को GST रिजीम में शामिल कर दिया गया था, जिससे उसके कुछ पुराने एग्जेप्शंस भी ख़त्म हो गए। यानी 2019 से पहले JNK को एक सोवेरियन सब यूनिट की तरह माली आज़ादी थी, लेकिन अब वो एक मरकज़ी निज़ाम की ज़ाहिर है, जहां उसकी माली मदद सियासी डिस्क्रिशन पर मबनी है, फेडरल बराबरी पर नहीं। नाज़रीन, ये मसला असल में आर्टिकल 270 में है, जहां सिर्फ स्टेट्स को सेंटर के टैक्स रेवेन्यू में हिस्सा मिलता है। लेकिन जैसे कि फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर हसीब द्राबू का कहना है, ये इतना बड़ा मसला नहीं है जो हल नहीं हो सकता। GST काउंसिल, जो आर्टिकल 279A के तहत काम करती है, ऑलरेडी यूटीज़ जिनके पास अपनी लेजिस्लेचर है, जैसे जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली एंड पुडुचेरी, उनको टैक्स कलेक्शन और कंपनसेशन के लिए स्टेट की तरह ट्रीट करती है। वही प्रिंसिपल फाइनेंस कमीशन के अवार्ड्स पर भी अप्लाई हो सकता है, अगर सियासी इरादा हो। इसके अलावा कोर्ट्स ने भी पहले आर्टिकल 367 और जनरल क्लॉजेज एक्ट सेक्शन 3 सबसेक्शन 58 का यूज़ करके स्टेट की डेफिनेशन को कंटेक्स्ट के हिसाब से यूटीज़ पर भी अप्लाई किया है। इसका मतलब है कि जम्मू और कश्मीर को माली मकसद के लिए स्टेट माना जा सकता है, ख़ास तौर पर जब उसके पास अपनी इलेक्टेड लेजिस्लेचर भी है। इस दस्तूरी हक को परस्यू न करना सिर्फ फाइनेंस कमीशन की गलती नहीं है, बल्कि जम्मू एंड कश्मीर की इलेक्टेड हुकूमत की भी कमी है। जनाब हसीब द्राबू के मुताबिक अगर हुकूमत ने इस मामले को ज़ोर से उठाया होता तो माली बराबरी की बात स्टेटहुड की सियासी डिमांड को भी मजबूत करती, लेकिन जो हुकूक का दावा होना चाहिए था वो खामोशी में कॉम्प्रोमाइज़ बन गया। सियासी लीडर्स ने भी इस पर तनकीद की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहीम राठौर, जो 6 मरतबा फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, उन्होंने भी ये कहा कि 15th फाइनेंस कमीशन के लिए सही मेमोरेंडम तैयार नहीं किया गया, जबकि पहले की हुकूमतें इस प्रोसेस में पुरजोश हिस्सा लेती थी। कांग्रेस के सीनियर लीडर GN मोंगा ने भी कहा कि आज की हुकूमत सिर्फ तमाशा देख रही है, जबकि ये मामला दूर तक असरात रख सकता है। नाज़रीन, ये खामोशी
اور بھی گہرا اثرات رکھتی ہے. اگر جموں اور کشمیر جو کہ ایک یوٹی ہے لیکن اس کے پاس اپنی لیجسلیچر اور الگ قانونی مینڈیٹ ہے، اسے فائنانس کمیشن کے سامنے ریپرزنٹیشن نہیں ملتا، تو دلی اور پڈوچیری جیسے دوسرے یوٹیز کو کیا پیغام ملتا ہے؟ اس سے کوآپریٹو فیڈرلزم جو مل کر کام کرنے کا نظام ہے وہ کوئرسو فیڈرلزم بن سکتا ہے، جہاں دستوری حقوق سینٹرل ڈسکریشن کے نیچے دب جاتے ہیں. آج بھی 16th فائنانس کمیشن اپنا کام کر رہا ہے، ایلوکیشنز اور فارمولاز تیار کر رہا ہے، لیکن جموں اور کشمیر کے رائے کے بغیر پنچایت لیول پر 2024 سے 25 کے لیے 3,520 کروڑ روپے مرکزی اسکیمز کے تحت رکھے گئے ہیں، جو دیکھنے میں تو زیادہ لگتے ہیں لیکن ان میں وہ عزت اور یقین نہیں جو دستوری طور پر ملنے چاہیے. میڈیا میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ JNK کی اپنی مالی بنیاد کمزور ہے اور وہ سینٹر کے پیسوں پر چل رہا ہے، جبکہ اصل بات یہ ہے کہ فائنانس کمیشن کے ایوارڈز بھی JNK کے اپنے ریسورسز کی طرح ہیں، کیونکہ JNK بھی سینٹرل کٹی میں حصہ ڈالتا ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ JNK کی بیوروکریسی بھی چاہتی ہے کہ فائنانس کمیشن ان کی پرانی ریاست کا وزٹ کرے، لیکن وہ چیف منسٹر عمر عبداللہ کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ فارملی گورنمنٹ آف انڈیا کو لیٹر بھیجے اور ری آرگنائزیشن ایکٹ میں جو واضح طور پر لکھا ہے اس پر عمل کا مطالبہ کرے. ناظرین، آج جب JNK کا سیاسی مستقبل ملک بھر میں بحث کا مدعا ہے، اس کا مالی سٹیٹس بھی ایک امتحان ہے. کیا اسے ایک ایسے یوٹی کی طرح ٹریٹ کیا جائے گا جو صرف مدد کا محتاج ہے، یا پھر ایک ڈی فیکٹو اسٹیٹ کی طرح جو اپنے حق کا حصہ مانگ سکتا ہے؟ فائنانس کمیشن ایک دستوری ادارہ ہے لیکن وہ سیاسی ہوا میں کام نہیں کرتا. اس کی جموں و کشمیر پر خاموشی صرف ایک ٹیکنیکل مسئلہ نہیں بلکہ ایک بیان ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت یا پریزیڈنٹ کچھ کرتے ہیں یا نہیں، جب تک رپورٹ سبمٹ ہونے میں چند مہینے باقی ہیں. ناظرین، JNK کے لیے انتظار صرف پیسوں کا نہیں، پہچان کا ہے. آج کی اس کشمیر رپورٹ میں اتنا ہی. مزید معلومات کے لیے بنے رہیے کشمیر لائیو کے ساتھ.